एक महीने में 17.5% का रिटर्न। देख रहे हो आप? सोच, अरे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, ये चाइनीज हैं। चाइना में एक महीने में 17.5% का रिटर्न दिया है वहां के इंडेक्स ने। सोच में पड़ गया ना? आप सोच रहे हो इंडिया के इंडेक्स ने, इंडिया के इंडेक्स की तो हालत ये है। ये देखो, एक महीने में 1.5% माइनस में है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना में ऐसा क्या हुआ है जो ये 17.5% एक महीने में हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों एफआई चाइना की तरफ जा रहे हैं। क्या एफआई की जाने की वजह से ये हाल हुआ है, और अगर एफआई चाइना गए हैं तो क्यों गए हैं? ऐसा क्या किया है वहां के गवर्नमेंट ने जो कि एफआई चाइना चले गए हमारे देश को छोड़ करके? और हमारे देश को क्या करना चाहिए एफआई को वापस लाने के लिए? क्या एफआई वापस आएंगे भी कि चाइना में ही बस बस सूझ जाएंगे भैया, वहीं बस के रह जाएंगे? तो आज पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं एफआई पर। चाइना अगर गए हैं तो क्यों गए हैं या क्यों जा रहे हैं? क्या एफआई वापस इंडिया आएंगे? क्या कारण बन रहे हैं या क्या कारण बन सकते हैं? हमारी सरकार क्या कर सकती है? पूरा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, एफआई पुल ओवर 1 लाख करोड़ से ज्यादा इंडियन मार्केट इक्विटी से निकाल करके गए। किधर गए? खबर है, सेल इंडिया बाय चाइना। चाइना बाय करो भैया, इंडिया में सेल करो। ब्लड बाथ ऑन डी स्ट्रीट, हॉट मनी रेसेस टू चाइना। हॉट मनी मतलब जो बड़ा पैसा है, एकदम गर्मा गर्म पैसा, ये सारा पैसा जा रहा है किधर? चाइना की तरफ। दलाल स्ट्रीट यानी कि इंडियन मार्केट से निकलो। ठीक है, एफआईएस मे नॉट रिटर्न टू इंडिया सून। एफआईएस जल्दी नहीं लौटेंगे, ये बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अभी जल्दी लौटने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी तो गए हैं चाइना में, घर बसा उसा करके वहां अपना काम करेंगे। चाइना रिमेन्स अ बेटर वे, बेटर वेट बेट। एनालिसिस ये कह रही है इंडिया से अच्छा भी चाइना मार्केट है एफआईएस के लिए। इंडियन मार्केट कुड सी कंटिन्यूड प्रेशर एज एफआई फ्लॉक टू चाइना। मतलब एफआई का प्रेशर इंडियन मार्केट पर लगातार बना हुआ है। इधर भी इक्वाली चालू है। नया साल आ तो गया, लेकिन नए साल में भी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया एफआई ने बिकवाली का, और सारे चाइना की तरफ रुख है। समझेंगे अभी चाइना की तरफ रुख क्यों है, ऐसा क्या कर दिया है चाइना की गवर्नमेंट ने। देखो, एक बात ऐड करता हूं, हम कितना भी चाइना को गाली दे लें, हम चाइना को कितना भी खराब बोल दें, लेकिन चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो चीजें एक्टिविटीज करी है ना, वो सच में बहुत अप्रिशिएबल है। और मुझे लगता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसे सीखना चाहिए। जो एग्रेसिव एक्शन उन्होंने लिए हैं, वो एग्रेसिव एक्शन कैसे, कितनी तेजी में उन्होंने लिए हैं, वो सब भी अभी दिखाऊंगा। मतलब वो चाइना है भैया, ऐसा ही चाइना नहीं है। ठीक है, अब कहाँ हो रही है बिकवाली, जरा ये भी बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग कई बार पूछते थे ना कौन है एफआई, एफआई में कौन कौन सी कंपनी है। आज कंपनियों के नाम भी बताता हूँ। देखो, Q3 में एफआई की फिर से बड़ी बिकवाली हुई है। यूरोस्पेप, ये कुछ फंड है, एफआई के फंड है, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। इन्होंने 32,000 करोड़ की बिकवाली करी है। ये एफआई है जो हमारे भारतीय शेयर बाजार से 32,000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने कर दी। इनका फंड वैल्यू लगभग 51,000 करोड़ का था, लेकिन अब सिर्फ 19,000 करोड़ का इनका फंड वैल्यू रह गया है इंडिया में। मतलब आधा से ज्यादा इन्होंने बेच दिया। रिलायंस की कुछ कंपनियां हैं जहां पर इन्होंने मेजर बिकवाली करी है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये सबसे बड़ा एफआई है जी, जो कि सबसे ज्यादा पैसा हमारे इंडियन मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इनका फंड कितना है? लगभग 2.5 लाख करोड़ था, लेकिन अब घटा करके 2.34 लाख करोड़ कर दिया है। ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर इनकी हिस्सेदारी थी, अब इन्होंने कम कर दिया है। फंड ने कुछ खरीदा भी है, इन कुछ कंपनियों में इन्होंने कुछ खरीदा भी है। अब बाकी का क्या हाल है? ये कुछ और एफआई के फंड हैं, जैसे वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल, इन्होंने 7,000 करोड़ की गिरा बेचे हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने 6,000 करोड़ बेचे हैं। ये कुछ है, मतलब इतना क्या गिनवाना, इन सब ने मोटा मोटा बिकवाली करी है। ठीक है, अडानी ग्रुप से GQG पार्टनर्स, ये भी एक एफआई है, इन्होंने 83,000 करोड़ का इनका फंड था, 68,000 करोड़ इनका फंड अब रह गया है। मतलब 15,000 करोड़ इन्होंने बेच दिया। अब समझते हैं एफआई के एग्जिट का असर डेली वॉल्यूम पर क्या पड़ रहा है। डेली वॉल्यूम समझते हैं, जो एफआई कहता हूं, शेयर मार्केट में जो पैसा डेली लगता निकलता आता जाता जो रहता है, हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो कोई शेयर बेचता है तब हम खरीदते हैं, या हम जब बेच रहे हैं तो कोई हमसे खरीदता है तब हम बेच पाते हैं। जब इनफ्लो यानी कि पैसा आना मार्केट में कम हो जाता है तो शेयर खरीदने और बेचने में भी दिक्कत होने लग जाएगी। अभी देखो, एफआई के बेचने से क्या हुआ, वॉल्यूम घटा है, और भयंकर घटा है। वॉल्यूम आप देखो, पहले सितंबर 2024 में ये वॉल्यूम था 3.94 लाख, मतलब लगभग 4 लाख करोड़ था सितंबर 2024 में।
लेकिन अब ये वॉल्यूम फरवरी में रह गया है 1.82, यानी कि 1.25 करोड़, आधे से भी कम वॉल्यूम हो गया है शेयर मार्केट का। एफएनओ वॉल्यूम घटा है, कैश में टर्नओवर दोनों में घटा है, और जब वॉल्यूम घटा है तो आपको खरीदने और बेचने दोनों में दिक्कत आएगी। खरीदने जाओगे तो हो सकता है कोई बेचने वाला ना है, बेचने जाओगे तो हो सकता है कोई खरीदने वाला ना है। तो ये भी एक बड़ा संकट है एफआईआई के बेचने से वॉल्यूम भी बहुत ड्रास्टिकली हमारे भारतीय शेयर बाजार का ड्रॉप हुआ है। अब रीजन ऑफ फॉल क्या है, हालांकि हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज कर देता हूं अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। सबसे बड़ा रीजन ये ग्रोथ जो आप देख रहे हो, ये रुपए की ग्रोथ नहीं है, डॉलर की ग्रोथ है। ये हमारा रुपया अब हो गया है 87.13 का, मतलब $1 खरीदने के लिए हमको 87 रुपए से ज्यादा अब देने पड़ेंगे। ये ग्राफ जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, हो सकता है मुझे यही ग्राफ हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देख लिया होगा कि हमारा रुपया नहीं गिर रहा। नहीं, हमारा रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। तो ये डॉलर बढ़ता हुआ शायद ग्राफ उन्होंने देख लिया होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट दे दिया होगा। बट डॉलर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, रुपया गिर रहा है ना। ठीक है, लोअर कंजम्पशन, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। लोग जब चीजें नहीं खरीदेंगे तो कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, कंपनियों की सेल गिरेगी, तो बैड रिजल्ट्स ऑफ कंपनी। Q3 के भी खराब रिजल्ट, Q2 के भी खराब रिजल्ट। ट्रंप के टैरिफ जो खेल रहे हैं चाचा, कभी 100% हम लगा देंगे, कभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे ग्लोबल मार्केट में इंडिया को लेकर के एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि इंडिया में क्या होगा नहीं पता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। और एक बड़ी वजह यह है कि नो एग्रेसिव एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं दिख रहा है। अब आप पूछेंगे एग्रेसिव एक्शन किस तरह का होना चाहिए, तो वो हमको चाइना से सीखना पड़ेगा। अभी चाइना के एग्रेसिव एक्शंस दिखाता हूं, किस तरीके से एग्रेसिव एक्शन सरकार को लिया जाता है। ये तो भैया चाइना ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कैसे क्या किया जाता है। अब एफआईआई को चाइना क्यों बेहतर लग रहा है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज हमारे को यह समझने की जरूरत है। मैं जब ये कह रहा हूं कि चाइना का इकोनॉमी बर्बादी की तरफ था, तो क्यों गया था बर्बादी की तरफ? चाइना तो इतना बढ़िया कंट्री है, क्या हुआ था ऐसा, वो इंसिडेंट क्या था? तो इंसिडेंट यूं था, इंसिडेंट होने से पहले, इंसिडेंट हालांकि कोविड के बाद शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले 2018 का पीरियड वो था जब चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी में 25% का था। किसी देश की जीडीपी में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन अगर 25% है, तो समझ लो उस देश में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मतलब समझिए, रियल एस्टेट कंट्रीब्यूशन का मतलब लोग घर ज्यादा खरीद रहे हैं, मकान ज्यादा खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा खरीद रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो। और आदमी प्रॉपर्टी कब ज्यादा खरीदता है? जब उसके पास ज्यादा कमाई हो, जब उसका फ्यूचर विजन हो कि भैया प्रॉपर्टी के लिए हम लोन भी रह रहे हैं तो 10 15 20 साल में लोन चुका देंगे, हमारी कमाई एकदम सेटल्ड है, बढ़िया है, इनकमिंग, पैसे का इनकमिंग बहुत अच्छा है, तब जाके आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। जब आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो क्या करता है? मोबाइल फोन खरीदेगा। थोड़ा बहुत पैसा और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा? बाइक खरीदेगा। और ज्यादा पैसा खरीदे बढ़ेगा तो कार खरीदेगा। और लगेगा भैया अब तो बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, अब लंबे समय तक आता ही रहेगा, तब जाके आदमी घर खरीदता है। मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और उसको उम्मीद है कि लंबे समय तक अच्छा चलेगा, तभी तो आदमी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। और मैं बात कर रहा हूं 25% जीडीपी कंट्रीब्यूशन चाइना में था, इसका मतलब पूरे चाइना में सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन उसके बाद आता है कोविड का टाइम, और कोविड का टाइम चाइना की इकोनॉमी का बर्बादी का कारण कैसे बना? देखो, चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री है, मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है और वो दूसरी कंट्रीज को माल बेचते हैं, इससे उनका ज्यादा इकोनॉमी चलता है। अब कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया, अब चाइना माल बना करके बैठा है कि भैया किसको बेचें, बेचने वाला तो वहां अपना शट डाउन करके बैठा है और हमको भी यहाँ शट डाउन करना पड़ा। अब सारा माल इधर पड़ा हुआ है। अब जब माल पड़ा हुआ है, माल बिक नहीं रहा, तो सरकार कमाएगी कैसे? अब सरकार कमाएगी कि नहीं तो अपने लोगों को सैलरी कैसे देगी? अपने लोगों के पास सैलरी नहीं मिलेगा तो उनका जो होम लोन चल रहा है, प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, वो कहां से चुकता करेगी? तो इससे होगा क्या? बैंक के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, लोग ईएमआई नहीं चुका रहे, बैंक के पास पैसा नहीं पहुंच रहा तो बैंक अगला लोन कैसे देगी? पूरा इकोनॉमी भैया ध्वस्त हो गया। ऐसे तो चलता है पूरा इकोनॉमी ना। तो कोविड के बाद 2020, 21, 22, 23 तक तो आते आते मतलब ये हाल हो गया था कि कई लोग प्रोटेस्ट भी करने लग गए कि भैया इतना बर्बादी का कारण है, कुछ करो, ऐसा टाइप।
ठीक है, तो ये बर्बादी 2023 तक, 2024 के बिगनिंग भी कह सकते हो, एकदम गर्त में चला गया था इकोनॉमी, ये समझ लो। लेकिन अब उसके बाद सरकार एग्रेसिव एक्शन कैसे लेती है, जरा ये देखो। सबसे पहली चीज तो सरकार ने स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया। स्टिमुलस अनाउंसमेंट क्या होता है? राहत पैकेज देंगे। राहत पैकेज का मतलब, मोबाइल देखे होगे ना, मोबाइल जब नॉर्मली डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्जर लगा करके मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल पता चले 2-3 साल से डिस्चार्ज पड़ा है, तो नॉर्मल चार्जर से कई बार चार्ज नहीं होता। क्या किया जाता है? एक पावर चार्जर उसमें लगा करके उसको एकदम धड़क से चार्ज किया जाता है। तो ऐसे ही किसी देश की इकोनॉमी जब एकदम गर्त में, एकदम डाउन नीचे चली जाती है ना, तो सरकार कुछ स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज देती है। इसको पावर बूस्टर टाइप, एकदम इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा आए, फंड आए, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ये करने के लिए। अब उस स्टिमुलस पैकेजेस में क्या क्या चीजें आई, सरकार ने क्या क्या कैसे कैसे दिया अपने लोगों को, बैंकों को, वो जरा डिटेल में आपको समझाता हूं। अब ये देखो, मार्च 2024 की खबर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू चाइना श्रिंक, लगभग 20% के आसपास, 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पर घट गया है चाइना में। चीजें वहां पर इतनी खराब हैं। चाइना ग्रोथ में फॉल टू 2.9% इफ प्रॉपर्टी क्राइसिस वाइडन। प्रॉपर्टी क्राइसिस अगर और ज्यादा बढ़ा तो 3% के आसपास उनकी ग्रोथ और ज्यादा गिरेगी। ये उसी टाइम की ये सब खबरें हैं। अब 14 साल में इकोनॉमी में पहली बार कुछ चीजें चाइना में हुई। क्या क्या हुई, जरा ये समझते हैं। देश में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस प्रूडेंट से बदलकर एप्रोप्रिएटली लूज किया गया। मतलब इसको ऐसे समझो कि वहां पर चाइना में जो चीजें होती है ना, जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन सब चलते हैं, पॉलिसीज चलते हैं, वो डिसिप्लिन मैनर में चलते हैं। ये है तो है। पहली बार जब इकोनॉमी का इतना डामाडोल स्थिति हो गया तो चाइना ने अपना सरकार का अपना बिहेवियर थोड़ा लूज किया कि भैया वैसे नहीं चलेगा, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी फोकस इस वक्त ग्रोथ है। ग्रोथ चाहिए, चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके। चाइना में बेसिकली बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, उधर बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था। उनका अपना सब कुछ कमरा बंद टाइप का चलता है। चाइना का डेटा भी बाहर लोगों को, चाइना में क्या चल रहा है जनरली लोगों को नहीं पता होता है। गूगल, फेसबुक जैसी चीजें वहां अलाउड तो नहीं है, वो अपना ही बना के रखते हैं। लेकिन अब चाइना को पैसा चाहिए, लोगों को भैया राहत पैकेज देना है, तो चाइना ने बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया कि भैया बाहरी लोग हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करो। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे, आओ ये समझाता हूँ। घर और जमीन खरीदने के लिए लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को टैक्स इंसेंटिव दिए। लोगों को बोला कि आप घर खरीदो, कंपनियों को बोला आप प्रॉपर्टी खरीदो, इसके लिए हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है 10% का 12.5% हो जाता है इक्विटी में, उधर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उधर सरकार टैक्स इंसेंटिव दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, घर खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो। सरकार ने फैसला लिया डेफिसिट बढ़ाने का। मतलब सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सरकारी खजाना अगर बढ़ता, खाली होता है, हमारे पे कर्जा बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े, लेकिन हम अपने लोगों के हाथ में पैसा देंगे ताकि लोगों का कंजम्पशन बढ़े। ये कड़े डिसीजन है, हार्ड डिसीजन है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने लिए। डिपॉजिट बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। आसानी से ज्यादा डेट देने का, मतलब ज्यादा कर्जा लोगों को दे पाए कि लोग अपनी मुसीबतों से बाहर निकल पाए। जनवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों को एक मुश्त सरप्राइज इंक्रीमेंट दिया। हमारे यहाँ पे जैसे अभी अनाउंसमेंट हुआ ना, क्या था, 7th पे 8th पे, लेकिन 8th पे तो अनाउंसमेंट हुआ, मिलेगा कब, शुरू कब होगा, 2026 से। भैया साल भर पहले ही बता दिए। लेकिन वहां पे सरप्राइज अचानक से इंक्रीमेंट कर दिया आपने सरकारी एम्प्लॉइज का, और वहां पे सरकारी एम्प्लॉइज भी हमारे यहाँ कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं। इस कदम से इकोनॉमी में एक बार फिर से 12 से 15 बिलियन डॉलर आ गए। लोगों के पास पैसा आया, लिक्विडिटी बढ़ी, और लिक्विडिटी बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। लोगों के पास पैसा आया तो लोग चीजें खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे तो कंपनियों की सेल बढ़ेगी, कंपनियों की सेल बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा, तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। चाइना गिव्स गवर्नमेंट वर्कर फर्स्ट बिग पे बम्प इन अ डेकेड टू बूस्ट इकोनॉमी। यही बात मैंने आपको बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एक अचानक से सरप्राइज इंक्रीमेंट दिया, इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया। कैसे, अब ये समझते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बुरा हाल था। चाइना को देखो ये तो दिख गया था कि रियल एस्टेट को अगर उठाते हैं तो पूरी इकोनॉमी उठ जाएगी अपने आप, क्योंकि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जब आदमी सबसे लास्ट में पैसा लगाता है, जब सरप्लस मनी या एक्स्ट्रा पैसा कमाने लग जाता है तो। और दुबई जैसी कंट्री, दुबई जैसी जगहों पर आप देख लो, रियल एस्टेट का ही पूरा नतीजा है। रियल एस्टेट को
वहाँ बढ़ावा दिया, दूसरे लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका दिया, तो देखो आज कैसा उड़ गया। तो चाइना बेसिकली यही चीज़ करना चाह रहा था। 20% कंट्रीब्यूशन इन चाइना जीडीपी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए ज़रूरी था। 2018 में मैंने जो बात बोली कि अपने पीक पर था, इन्होंने क्या किया, सितंबर 2024 में सरकार ने मोर्टगेज पर ब्याज दर को कम किया। मतलब लोग लोन वोन लें, इंटरेस्ट कम कर दिया ताकि लोग लोन ज़्यादा लें। अच्छा, घरों का, प्रॉपर्टी का जो डाउन पेमेंट है, उस डाउन पेमेंट को 15% पर ले आए ये। पहले जो भी 20%, 25% जितना भी रहा होगा, उसको घटा करके 15% ही ले आया। मतलब 15% डाउन पेमेंट पर ही आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और उधर लोन का रेट भी सस्ता कर दिया ताकि लोगों को लोन लेने में सहूलियत हो। नॉन लोकल बायर्स, यानी कि जो चाइनीज रेसिडेंट नहीं हैं, उनके लिए नियम आसान किए गए ताकि बाहर से लोग आएं और इन्वेस्टमेंट करें। पहले फॉरेनर्स को रियल एस्टेट में निवेश करने में काफी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, उनके रूल्स ऐसे थे। कुछ शहर जैसे घैंगो चाओ, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, गोंगचो, गोंगो, गोंगो जो पढ़ोगे, बीजिंग, शंघाई और शेंगजांग, भैया पढ़ लेना, जैसे शहरों को नॉन लोकल के लिए खोल दिया गया। मतलब ये चाइना के बड़े शहर हैं, और बड़े शहर में खोल दिया गया, कहने का मतलब बाहर के देशों से इन्वेस्टर्स इन बड़े शहर में आए, पैसा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आप बताना इसको क्या पढ़ोगे, घोंगोचो या घोंगू, क्या पढ़ोगे भैया? नाम ऐसे ऐसे है ना, इसीलिए मुझे अपना भारत कुछ चीजों में बहुत बढ़िया लगता है। अरे भैया नाम तो यहाँ बहुत बढ़िया से बोल देते हैं, सुरेश, महेश है, उधर नाम भी होगा चैंगी, पैंगी, डैंगी। ठीक है। चाइना सर्विस एक्टिविटी जंप एज स्टिमुलस लाइफ लोकल डिमांड, मतलब जो मैंने अभी बताया आपको। लिक्विडिटी बूस्ट फॉर इकोनॉमी, 500 बिलियन युआन, युआन वहां की जो करेंसी है, लगभग 60 बिलियन डॉलर के स्वैप के जरिए इंश्योरर ब्रोकर को और फंड्स की सहूलियत दी कि वो स्टॉक्स खरीद सकें। देखो ये क्या हुआ, अब इंश्योरर, ब्रोकर्स, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं जिनके पास मोटा पैसा है, उनको सहूलियत दिया गया स्वैप की। स्वैप कहने का मतलब, एक तो होता है कि हम कॉर्पोरेट्स को लोन दें एक परसेंटेज, सर्टेन ब्याज रेट पर, और लोन लेकर के वो ईएमआई के जरिए अपना ब्याज दे करके वो चीजें लोन खत्म करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फंड हाउसेस को एक बार पैसा दिया, और पैसा देने के बदले उनको कहा कि भैया सहूलियत है, कुछ इधर उधर करके भी आराम आराम से हमको पैसा लौटाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं दोगे तो गर्दन पकड़ लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको भी सहूलियत दी गई, और एक बड़ा फंड भी उनको दिया गया ताकि वो स्टॉक्स खरीद सकें, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। इसके साथ ही 300 बिलियन युआन यानी कि 45 बिलियन डॉलर का सस्ता लोन बैंक को दिया। बैंक को दिया, बैंक के पास पैसा है ताकि बैंक आम आदमी को दे सके, ताकि इसके जरिए नई फंडिंग को जारी कर सके। नई फंडिंग का मतलब कंपनियों को लोन दे, लोगों को लोन दे। सीआरआर में भी 50 बेसिस पॉइंट की कमी की ताकि बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहे। सीआरआर कहने का मतलब, इसको समझिएगा, समझाता हूं। होता क्या है, बैंक के पास मान लो 100 रुपए हैं, और वो 100 रुपए से ज्यादा अगर 120 रुपए हो गए बैंक को, तो कुछ रूल होता है कि आपके पास 100 रुपए से ऊपर अगर पैसा आ गया तो आरबीआई में जमा कर दो। इंडिया के हिसाब से आरबीआई की बात कर रहा हूं, आरबीआई में जमा कर दो, और वो जो पैसा आपने आरबीआई को जमा किया उससे आप इंटरेस्ट कमाओ। ये एक रूल होता है, कुछ एक लिमिट होती है, 100 रुपए, 150 रुपए, जितना भी हो। इसी तरीके से वहां पे सीआरआर होता है। सीआरआर की जो सीमा थी, मतलब इसको इंडिया के टर्म में अगर मैं समझाऊं, पहले 100 रुपए की सीमा थी, अब इन्होंने बोला कि 110 रुपए भैया बैंक में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई को देने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। अपने पास रखोगे ताकि तुम लोगों को फंडिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, 110 नहीं 120 रख लो यार, बैंक वाले तुम रखो अपने पास ताकि लोगों को फंडिंग दे पाओ। ये सहूलियत बैंकों को दी गई। रियल एस्टेट सेक्टर को साल के अंत तक 4 ट्रिलियन युआन देने का फैसला किया ताकि फंडिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब चीजें सरकार कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को पैसा दिया गया, कितना दिया गया, 4 ट्रिलियन युआन। इसके बाद रेपो रेट में भी 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। 50 बेसिस पॉइंट, हमारे यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की कमी अभी अभी हुई है। और 2013 के बाद पहली बार इसको 1.5% की दर पे ले आए रेपो रेट को। 1.5%, 2013 के टाइम पे 1.5% था, और हमारे यहाँ पे अभी भी 6.25 है। पहले 6.5 था, 25 बेसिस पॉइंट कम किया है तो 6.25 पर है। देख रहे हो कितनी जाती है। रेपो रेट हमारा अभी भी 6.25% है, और वो 1.5% तक कर रहा है। मतलब सरकार का कितना अग्रेसिव एक्शन है ये। हम 25 बेसिस पॉइंट कम करके कहते, अरे 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, बहुत बड़ी बात है, ऐसा थोड़ी होता है। 1.5% पर ले आए वो,
ये अग्रेसिव एक्शन होता है। अच्छा, इनके अग्रेसिव एक्शन का एक नमूना आपको दिखाता हूँ। ऐसे आर्टिकल्स भैया ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे आपको दिखाना है तो लेके आता हूँ मैं ऐसा। अब देखो, इसको मैं नीचे से पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। ऊपर से ये देखो, सितंबर 2024 को सरकार ने क्या एक्शन लिया, चाइनीज सरकार ने क्या एक्शन लिया। अब उतना एक्शन पढ़ के उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेट्स आपको दिखाता हूं कितने फ्रीक्वेंट एक्शंस उन्होंने लिए हैं। सितंबर 24 को अनाउंसमेंट, सितंबर 26 को अनाउंसमेंट, 27 को नया अनाउंसमेंट, 29 को, अक्टूबर 12, अक्टूबर 17, अक्टूबर 21, नवंबर 8, नवंबर 13, दिसंबर 9, दिसंबर 11, दिसंबर 12। देख रहे हो कितना फ्रीक्वेंट अनाउंसमेंट उसके बाद भी है। दिसंबर 24, दिसंबर 17, इतने फ्रीक्वेंट अनाउंसमेंट अपने भारत में आपको देखने को मिलते हैं क्या? सरकार की तरफ से डुम डम 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 दिया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट है ये। आओ अब आगे। चाइना स्टिमुलस बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन एज ट्रम्प टैरिफ लूम। इसका मतलब वही समझाता हूं आपको। कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए ट्रेड इन पॉलिसी, ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या है? डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए चाइना के ट्रेड इन पॉलिसी, पुराना सामान एक्सचेंज करने पर 15% तक की सब्सिडी का ऑफर। मतलब पुराना सामान, आपके पास अगर कोई फोन है, उसको बेचने जाओ कैसीफाई या कहीं भी जाकर के आप बेचते हो, तो अगर आप बेचते हो तो सरकार उस पर 15% अलग से सब्सिडी आपको देगी। क्यों? क्योंकि आप नया माल खरीदो, नया माल खरीदोगे तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो फिर कंपनी का सेल बढ़ेगा ना। अब जैसे आईफोन ओफोन करते नहीं है, मतलब मैंने तो कहीं रील देखा, सच में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, कि आईफोन जब नया मॉडल लॉन्च करती है तो पुराने वाले मॉडल का स्पीड घटा देती है, ताकि नया मॉडल खरीदना लोगों की मजबूरी बढ़ जाए, ताकि आईफोन की सेल बनी रहे। ऐसा करती कि नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे रील मैंने देखे हैं। तो खैर वो तो गलत तरीका हो गया। यहाँ तो सरकार 15% का सब्सिडी दे रही है कि पुराना माल बेचो, नया खरीदो। ऐसा होता है क्या? सेलफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉचेस, माइक्रोवेव, ऐसी कई सारी कैटेगरीज हैं जिसमें 6,000 युआन यानी कि 72,000 के आसपास रुपया होता है। इतने तक का माल अगर आप लेते हो इस स्कीम में तो आपको अच्छा खासा 15% तक का सब्सिडी मिलता है। इस स्कीम से डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ेगी। $11 बिलियन का बजट रखा है इस चीज के लिए। हमारे यहां तो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्या? चाइना एक्सपेंड्स कंज्यूमर ट्रेड इन स्कीम टू रिव्यू इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, बार बार मैं अपने यहां से कंपेयर कर रहा हूं तो ऐसा ना लगे कि यार ये आदमी चाइना की बहुत तारीफ कर रहा है। देखो, जब कोई हमारे से अगर बेहतर कर रहा है ना, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उससे हम सीख सकते हैं, तो सीख लेना चाहिए। वहां पर उसकी तारीफ करनी जरूरी है। हमारा देश का इकोनॉमी अगर अभी इस वक्त गिरा हुआ है, अगर इकोनॉमी इस वक्त खराब चल रही है, तो कैसे इकोनॉमी को ठीक करें ये हमें कौन बताएगा? जिसने अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बेहतर किया है, हम उसी से तो सीखेंगे। चाहे वो चाइना हो या कोई भी देश हो, अगर उसने बेहतर किया है तो हमारे लिए एक लेसन है। तो ऐसे में उसकी तारीफ करना बनता है, भले ही हमारा दुश्मन है। जब बात वैसी दुश्मनी और दोस्ती की आएगी तो हमारा दुश्मन ही हो, लेकिन अभी हमें चाइना जैसी कंट्री से सीखने की जरूरत है कि जितना एग्रेसिव एक्शन वहां की सरकार ने लिया है वो होना चाहिए। एफआई की क्या वापसी होगी? अब सवाल ये उठता है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का कितना असर पड़ता है? क्या इंडिया यूएस को समझा पाएगा कि एक तरफा टैरिफ दोनों के लिए अच्छा नहीं है? मतलब देखो, टैरिफ अगर लगता है तो होगा क्या? भारत का जो माल हम यूएस में बेचते हैं, वो माल अगर अभी 100 रुपए का है, तो हो सकता है 10% टैरिफ लगा तो 110 का हो जाएगा। 100% टैरिफ लगा दिया तो वो माल वहां 200 का हो जाएगा। तो हमारे माल की वहां पे सेल गिरेगी, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी गिरेगी। लेकिन बात यह भी है कि हमारा माल अगर वहां पे कम बिकता है, यानी कि वहां के लोग अगर कम खरीदते हैं, तो खरीदारी तो वहां भी कम होगी ना। तो इससे जो टैक्स वहां जो वसूली चल रही है, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा ना। हमारा ज्यादा पड़ेगा लेकिन कम उन पे भी तो पड़ेगा, नुकसान तो दोनों का है ना। तो ये बात क्या भारत ट्रंप जैसे मस्त वाले आदमी, मतलब मस्त वाला आदमी इसलिए कह रहा हूँ, 80 साल का आदमी लेकिन कुछ भी करता रहता है, ऐसे आदमी को समझा पाएंगे मोदी जी? भारत ऐसे आदमी को समझा पाएंगे कि हरकत ना करो भैया, इसे नुकसान दोनों का है? चाइना अच्छा, चाइना पे भी टैरिफ की बात है, लेकिन चाइना मुझे लगता है ट्रंप को इजीली नेगोशिएट कर सकता है ट्रंप से। क्यों? क्योंकि चाइना देखो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2022 में जब कोविड का टाइम था तो आईफोन की सेल खराब हो गई थी। क्यों मालूम?
क्योंकि चाइना वाले बना नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था ना, एम्प्लॉय छुट्टी पे। तो जब चाइना वाले बना नहीं पा रहे हैं तो उधर आईफोन की सेल खराब हो गई थी, डाउन हो गई थी सेल। तो चाइना ऐसे में अगर मना कर देता है यूएस को कि नहीं बना रहा मैं तेरा माल, जा, ऐसे में यूएस कहाँ जाएगा भैया? कितना आईफोन जैसे, एप्पल जैसे कितने माल यूएस के चाइना बनाता है। और चाइना अगर अपनी अकड़ पर आ गया ट्रंप की तरह कि नहीं बना रहा मैं आज से तेरा माल, जा भाड़ में जा, तो यूएस के लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन भारत और यूएस के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। भारत पर यूएस की ऐसी कोई बड़ी डिपेंडेंसी नहीं है। भारत तो हम ऐसे हैं कि भैया हम अपना मैक्सिमम माल यूएस को बेचते हैं, और यूएस ने अगर मना कर दिया तो हम किधर जाएंगे बेचने के लिए? चाइना तो पूरी दुनिया को माल बेच रहा है, यूएस को माल नहीं देगा, बाकी दुनिया को देगा। लेकिन हम तो मैक्सिमम माल यूएस ही बेच रहे हैं, हमारी तो मैक्सिमम कमाई का सोर्स तो वो यूएस ही है। और यूएस ने अगर अकड़ दिखाई हमारे सामने तो हमारे सामने कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे में मोदी जी ट्रम्प चाचा को कैसे कन्विंस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। कुछ लोगों को लगता होगा अरे टैरिफ ऐसे छोटी तो कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की और हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बात ये बड़ी है और ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है कि भारत को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट का असर वही दिख रहा है। इकोनॉमी में डिमांड की कमी दिख रही है। इस क्वार्टर के रिजल्ट भी ये संकेत दे रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, ये देखना होगा। Q3 के रिजल्ट दिसंबर में जो आए हैं, कंपनियों का रिजल्ट खराब है, इसका मतलब कंजम्पशन में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि बजट में तो दे दिया गया है भैया 12 लाख तक कमाई को कोई टैक्स रिबेट वगैरह सब है, शून्य हो गया, लेकिन उसका असर अभी कुछ खास दिखा नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बजट तो अभी भी आया है, कुछ 2 4 3 5 महीनों में 6 महीनों में उसका असर दिखना शुरू हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिखे ना दिखे, अब ये तो आगे की बात है। और रुपीस का जो कंसिस्टेंट फॉल है, जो ग्राफ हमने देखा, ये एक बड़ा कारण है। ये रुपया इतना लगातार गिरता जा रहा है। तो रुपया गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम बाहर के देशों को अगर अभी कोई चीज 100 रुपए देकर के खरीद रहे थे, तो अब हो सकता है हमको 110 देना पड़े, 115 देना पड़े, 120 देना पड़े। हमको ज्यादा पैसा दे करके वही माल खरीदना पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए महंगाई बढ़ गई। तो हमारा खजाना खाली होगा जब रुपया हमारे लिए गिर रहा है, हमारा गिर रहा है। तो रुपया गिरना भी एक बड़ा कंसर्न है। और ये सारी चीजें अगर हमें और आपको दिख रही है तो एफआई को नहीं दिख रहा होगा क्या? तो एफआई काहे को इंडिया में रहे? यहाँ गवर्नमेंट कुछ एग्रेसिव एक्शन ले नहीं रही, इतनी सारी मुसीबतें हैं, तो काहे को एफआई रहे? एफआई चला चाइना, जहां गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव एक्शन ले रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्टॉक मार्केट लगातार गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो लेट्स सी भैया अब सरकार करती क्या है। अब ये सब जैसे आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब इस जैसे आर्टिकल्स में कई सारे अपने टेलीग्राम चैनल्स पर भी डालता रहता हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी जो हमारा चैनल पर आपको मिल जाएगी। और चैनल पर आपके लिए जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप फर्जी टेलीग्राम चैनल से बचो। भैया हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं, हम कुछ नहीं बेचते। लेकिन हमारे नाम पर जितने फर्जी टेलीग्राम चैनल बने हैं वो सब कुछ न कुछ चूना लगाने का काम दुनिया को कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे मेल आते हैं, सर आपके नाम का ये टेलीग्राम चैनल हमारे पास 25,000 का फ्रॉड हो गया। अरे मैं क्या करूं भैया, किसने बोला था जुड़ने को? मैं तो कहता हूं, कितनी बार कह चुका हूं, मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, वो भी वेरीफाइड ब्लू टिक है उस पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। इधर उधर से काहे ज्वाइन करते हो? ठीक है, तो एनालिसिस ये कैसी लगी? बड़ी मेहनत लगती है भैया इतना डेटा निकाल करके इतना समझाने में। आपको अगर मैं आपको समझा पाया, मस्त आपके दिमाग में एकदम दिमाग की नसों को खोल पाया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी चलो भैया आज के लिए इतना ही।